हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कोलॉइडल स्टेट को डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि कोलॉइडल स्टेट के अंदर जो कंटिन्यूस मीडियम है, जो एक्सिस में है, उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, और जो लिमिटेड अमाउंट है उसको हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। कोलॉइडल स्टेट और कोलॉइडल सोल, कोलॉइडल स्टेट का ही एक पार्ट है कोलॉइडल सोल, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है और डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड होता है। कोलॉइडल सोल एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस दो अलग अलग फेसेस हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोलॉइडल सोल आर टू टाइप्स on the basis of affinity towards dispersion medium, lyophilic and diaphobic. Lyophilic colloidal सोल वो होते हैं जिसमें dispersed phase और dispersion medium के बीच में great affinity होती है या अच्छी affinity होती है। For example, हमने डिस्कस किया था कि जो सोप का जो मीसेल फॉर्मेशन है, सोप का मीसेल कोलॉइडल सोल वाटर के अंदर लायोफिलिक कोलॉइडल सोल है, क्योंकि इसके अंदर जो मीसेल्स के कार्बोक्सिलिक हेड हैं वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो हर मीसेल के चारों तरफ एक थिन लेयर वाटर की, मतलब डिस्पर्शन मीडियम की बन जाती है। एफिनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिस्पर्स्ड फेस है यानी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका डिस्पर्शन मीडियम के साथ कोई अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। वंडरवाल फोर्सेस हो सकते हैं, डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इस तरह के लायोफिलिक सोल्स स्टेबल रहते हैं। और लायोफोबिक सोल के अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। वो साथ साथ होते हुए भी एक तरह से साथ साथ नहीं है, क्योंकि वो उनके बीच वो एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ये अनस्टेबल है और टाइम के साथ या थोड़ा सा भी केमिकल चेंज होने के साथ या हमने थोड़ा सा कोई भी चेंज किया टेम्परेचर में या फिर कोई दूसरा एक्सटर्नल रिएजेंट डाला तो वो प्रेसिपिटेट होके डिस्पर्शन मीडियम से डिस्पर्स फेस अलग हो जाता है। तो यहां पर हम लायोफिलिक कोलॉइडल सोल का प्रिपरेशन बहुत इजी होता है। लायोफिलिक कोलॉइडल सोल में तो हमको बिल्कुल कोई स्पेशल टेक्निक यूज नहीं करनी पड़ती है। लायोफिलिक सोल के अंदर तो सीधा ही क्या होता है कि डिस्पर्शन मीडियम लो और उसमें डिस्पर्स्ड फेस मिक्स करके प्रॉपरली स्टर्ड कर दो तो हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइडल सोल बन जाएगा। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हमने जब वाटर के अंदर जब हम सोप डाल रहे थे तो वाटर में सोप डालते जा रहे थे तो लो कंसंट्रेशन पे तो वो ट्रू सॉल्यूशन था। क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन पर और क्राफ्ट टेम्परेचर पर ये जो सोप के जो पार्टिकल्स थे उनकी जो हाइड्रोकार्बन टेल्स थी, जो हाइड्रोफोबिक थी, वो आपस में टेंगल होकर और क्लस्टर बना देती है जो कोलॉइडल रेंज के क्लस्टर हैं, यानी उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है और ये मीसेल फॉर्मेशन हो जाता है और हमने इजीली प्रिपेयर कर लिया इसको। उसी तरह से मैंने दूसरे एग्जांपल दिए थे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सोल, जिसमें स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये पोलर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि अपन वाटर लें और वाटर के अंदर हमने स्टार्च डिसॉल्व कर लिया, प्रॉपर स्टर्ड कर दिया तो स्टार्च का कोलॉइडल सोल बन गया, क्योंकि स्टार्च का एक सिंगल मॉलिक्यूल ही वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है। जनरली पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीमर्स का हायर मॉलिक्यूलर मास होता है और उनका साइज बड़ा होता है। तो बहुत सारे पॉलीमर ऐसे होते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल की साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होती है। और जब किसी पार्टिकल का किसी सिस्टम में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है और अप टू 10,000 नैनोमीटर तक है
तो हम ऐसे पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट बन जाएंगे। अब स्पेशल टेक्निक्स हमको लायोफोबिक कोलाइडल सोल बनाने के लिए यूज करनी पड़ती है, क्योंकि लायोफोबिक में डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज एक दूसरे में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होते, या यूं बोलो कि एक दूसरे में डायरेक्टली एंटर नहीं होते हैं, यानी बोथ आर इनमिसिबल। लायोफोबिक सोल में क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज बोथ आर इनमिसिबल। तो हम स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी स्पेशल टेक्निक्स है। लेट्स सी। तो पहले तो मैंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल, तो लायोफिलिक सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन बी इजीली prepared by shaking the lyophilic material with dispersion medium. Some examples are colloidal salt of gelatin, gum, starch, egg. egg के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है, ठीक है ना, एग के अंदर जो बीच में जो ब्लू होता है जिसको योक बोलते हैं, उस योक को अलग कर लो तो रिमेनिंग पोर्शन एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। उसको आप वाटर में डाल के प्रॉपर स्टर करेंगे तो प्रोटीन का एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कोलाइडल सोल डायरेक्टली मिल जाएगा। वो सब लायोफिलिक थे। अब प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल, तो मैंने आपको कहा कि हमारा मेन पर्पस है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल, जिनको हम स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं। लायोफिलिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू टाइप्स ऑफ मेथड, डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। तो पहले हम डिस्पर्शन मेथड यूज करते हैं। डिस्पर्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं जिससे डिस्पर्स्ड फेस, यानी जो मटेरियल जिसका हम कोलाइडल सोल बनाना चाहते हैं, उस मटेरियल को उसको मतलब तोड़ते हैं, पीसते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी टेक्निक लगाते हैं जिससे वो इतने छोटे छोटे मतलब वो कोलाइडल रेंज वाले पार्टिकल में टूट जाए। मैं रीड कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। डिस्पर्शन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड लार्ज पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्शन मीडियम के अंदर कोलाइडल मटेरियल जिसका हम कोलाइडल सोल बनाना चाहते हैं, उस सब्सटेंस को इतना तोड़ते हैं कि वो किसके अंदर वो किस रेंज में आ जाए, उसका सब डिवीजन होते ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल रेंज में आ जाए। These are stabilizing by adding some suitable stabilizers. Some common dispersion medium methods are, अब अपन डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि लायोफोबिक कोलाइडल सोल को हम जबरदस्ती बनाते हैं तो वो वहां स्टेबल नहीं है, और जब वो वहां स्टेबल नहीं है तो वो जब वहां पर वो स्टेबल नहीं है तो हमको उसके अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालने पड़ेंगे। तो ये स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, क्योंकि अभी आज वाली क्लास में तो हम खाली मेथड डिस्कस करेंगे। फिर हाउ टू स्टेबलाइज लायोफोबिक कोलाइडल सोल, ये हमारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगा। आज वाली क्लास में मेथड है। तो सबसे पहले मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है। ये बेटा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम जो भी जैसे जिस सब्सटेंस का भी कोलाइडल सोल बनाते हैं, जैसे गोल्ड सोल तो गोल्ड हो गया, सल्फर सोल तो सल्फर हो गया, सिल्वर सोल तो सिल्वर हो गया। तो इन सिल्वर हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, इनका एक बार हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके और फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसको बाद उसको जैसे हमने गोल्ड सोल बनाना, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे हम गोल्ड सोल बनाना चाहते हैं, तो गोल्ड सोल जब हम प्रिपेयर करते हैं तो गोल्ड सोल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले गोल्ड का हम फाइन पाउडर बना लेते हैं और उस फाइन पाउडर को वाटर में डाल देते हैं। तो वाटर तो हो गया डिस्पर्शन मीडियम और गोल्ड के पार्टिकल हो जाएंगे डिस्पर्स फेस। अब हम ये सस्पेंशन बन गया। तो आप इन्हें सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज ये सस्पेंशन क्या है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि हमने सॉल्यूशन सिस्टम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होता है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल सोल के अंदर जो
पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो अगर सिस्टम में पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन बन गया। अगर सिस्टम में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो हम बोलते हैं कोलॉइडल सिस्टम बन गया। और अगर कोई हमारे पास सिस्टम है और उसमें पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर से कितना भी बड़ा हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये सस्पेंशन है। जो मेडिकल सिरप आते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। आप कफ सिरप देखते हो तो उस पर लिखा रहता है सस्पेंशन। तो एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर जो दवाई होती है, मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन के जो पार्टिकल होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। तो सस्पेंशन ग्लिसरीन में बनता है, जो मेडिकल सिरप की बात कर रहा हूँ ना, मेडिकल सिरप जनरली ग्लिसरीन में बनते हैं। तो ग्लिसरीन में मेडिसिन को पीस कर, यानी मेडिसिन को क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके उसमें डाल देते हैं, तो वो उसमें प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये सस्पेंशन हो गया। तो सस्पेंशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल जो अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर किसी सिस्टम में पार्टिकल जो स्प्रेड हैं उनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो तो हम उसको सस्पेंशन बोलेंगे। सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, इवन देन सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से मास ज्यादा, और मास ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अगर अपन सस्पेंशन को स्टैंड कर दें, रख दें, पड़ा रहने दें, तो वो सस्पेंशन के जो सस्पेंशन पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। इसीलिए मेडिकल सिरप्स पर हमेशा बोतल पे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, शेक वेल बिफोर यूज। आप कोई भी दवा पीते हैं तो उसको अच्छे से शेक करते हैं। रीजन ये है कि आपने उसको रख रखा है तो सारी की सारी जो दवाई है, मेडिसिन है, वो तो बॉटम में सेटल हो चुकी है, इसीलिए शेक करेंगे तो वापस वो स्प्रेड होगी। खैर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर जिस भी मटेरियल का हमको कोलॉइडल सोल बनाना है, हम उस कोलॉइडल सोल को सबसे पहले सस्पेंशन में कन्वर्ट करते हैं। अब सस्पेंशन को फिर कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमने गोल्ड का सस्पेंशन बना दिया, सिल्वर का सस्पेंशन बना दिया, सल्फर का सस्पेंशन बना दिया। अब इस सस्पेंशन को हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्पेशल मिल होती है जिसको हम कोलॉइडल मिल बोलते हैं। इसमें 2 स्टील की डिस्क होती है, और एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों स्टील की डिस्क एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हाई स्पीड से एक दूसरे के ऊपर रोटेट करती है। यानी अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो दूसरे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। जैसे कि चक्की के अंदर होता है, मिल के अंदर होता है। आप कभी आटा पिसवाने गए हैं या कभी भी बहुत सारे मिल देखी हुई है आपने, तो मिल का क्या काम है, बड़े पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। फ्लोर मिल में क्या होता है, वो गेहूं को, वीट को फाइन फ्लोर में, आटे में कन्वर्ट कर देती है। तो उसी तरह से ये वाली जो मिल है, जब इस वाली मिल में हम सस्पेंशन डालते हैं तो ये मिल का टेक्निक इस तरह से होता है, इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह से होती है कि सस्पेंशन पार्टिकल्स का फर्दर डिवीजन होता है, और सस्पेंशन पार्टिकल का फर्दर डिवीजन होके, और इसकी जो आउटलेट्स है जहाँ से सस्पेंशन जो हमने डाला था, तो उसके बाद ये इसमें से फर्दर डिवीजन होके आउटलेट से जो डिस्चार्ज निकलता है, उस डिस्चार्ज के अंदर जो कोलॉइडल, उस डिस्चार्ज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका रेंज कोलॉइडल पार्टिकल के अंदर आ जाता है। मतलब कहने का मतलब, इस डिस्चार्ज से रिलीज होने वाला, या इस डिस्चार्ज से रिलीज होने वाला जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है और 1000 नैनोमीटर से कम होता है। तो हम बोलते हैं इस डिस्चार्ज से निकलने वाला फ्लूइड कोलॉइडल सोल होगा। तो आपने देखा कि हमने एक तरह से इसको जबरदस्ती बनाया। गोल्ड को वाटर में डाल दो, कुछ नहीं होने वाला। गोल्ड को निकाल के फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके फिर वाटर में डाला तो भी कोलॉइडल सोल नहीं बना। ये अभी सस्पेंशन है क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल का साइज अभी 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। फिर इसको कोलॉइडल मिल में शिफ्ट कर देते हैं, कोलॉइडल मिल में शिफ्ट कर देते हैं तो कोलॉइडल मिल इसका फर्दर डिवीजन करके और गोल्ड पार्टिकल को कोलॉइडल रेंज वाले पार्टिकल में कन्वर्ट करके और आउटलेट से डिस्चार्ज कर देती है। तो इस तरह से गोल्ड सोल बन गया। सिल्वर सोल, सल्फर सोल भी बना सकते हैं। अब है दूसरा है
ब्रेडिंग आर्क मेथड। तो ब्रेडिंग आर्क मेथड है, आर्क मतलब समझ गए आर्किंग, इसमें हम स्पार्किंग मेथड यूज करते हैं। इसमें आप देख लो ये डायग्राम बना हुआ है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें ये तो आइस क्यूब है, ये सारे आइस क्यूब हैं और ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने आइस क्यूब में ऐसा सेटल कर दिया जैसे डायग्राम में देख रहे हो, और इसमें ये वाटर डाल रखा है, ये इसमें वाटर है, और अब यहाँ पर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। मैं क्लियर कर दूं, ब्रेडिंग आर्क मेथड से हम मेटल सोल बनाते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं बेटा, ब्रेडिंग आर्क मेथड से आपसे कभी एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मेनली प्रिपरेशन करते हैं मेटल सोल। कौन से कोलाइडल सोल बनते हैं, मेटल सोल बनते हैं इससे। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या किया बेटा, जो ये वाटर ले लिया एक सिस्टम में और उस वाटर को आइस इस तरह से सेट कर दिया। अभी आइस क्यों रखी, अभी क्लियर हो जाएगा। अब हमने इसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए। जैसे अगर गोल्ड सोल बनाना है तो दोनों गोल्ड के हैं, सिल्वर सोल बनाना है तो दोनों सिल्वर के मेटल रोड्स हैं। और अब हम इस पे हाई वोल्टेज लगा देते हैं। अब हाई वोल्टेज लगाने के बाद इन दोनों मेटल रोड्स को ये जो दोनों मेटल रोड्स है इनको हम इस तरह से टच कराते रहते हैं, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं, अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसका तो स्पार्किंग होती है, टचिंग पॉइंट पर स्पार्किंग होती है। आप देख लो जब दो इलेक्ट्रोड टच करते हैं तो स्पार्किंग होती है। आपने बहुत बार बारिश में जब बहुत तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि दो वायर जब एक दूसरे को टकराते हैं तो स्पार्किंग होती है और चिंगारियां निकलती है, स्पार्क निकलता है, ठीक है। तो वही मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जैसे एक दूसरे से टच करते हैं तो अंदर स्पार्किंग होती है। बेसिकली जो स्पार्किंग से आपको जो स्पार्क नजर आता है, एकदम चिंगारियां नजर आती है, तो बेसिकली वो मेटल के कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। इस वजह से वो चमकते हुए दिखते हैं, क्योंकि मेटल अगर हाई टेम्परेचर पर होता है तो वो एकदम लाइट रिलीज करने लग जाता है, चमकता हुआ दिखता है। तो ये चीज आपने हर पर्सन ने अधिकतर देख रखी है, क्योंकि हम रास्तों पे, घर पे आप बहुत बार दो वायर एक दूसरे को टच करते हैं तो भी स्पार्किंग होने लग जाती है। तो जो आप स्पार्किंग देख रहे हैं, स्पार्किंग के अंदर ये जो फाइन लाइट के एक तरह से स्प्रे देख रहा है, लाइट का स्प्रे है, वो लाइट का स्प्रे नहीं है, बेसिकली वो मेटल के कोलाइडल पार्टिकल्स का, फाइन मेटल पार्टिकल्स का स्प्रे होता है। क्योंकि स्पार्किंग पॉइंट पर टेम्परेचर इतना जबरदस्त 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्रिएट होता है। और ये टेम्परेचर कितना बनेगा, इसका आंसर ये है बेटा कि हमने जितना हाई वोल्टेज देंगे उतना स्पार्किंग पॉइंट पर टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होगा। वेल्डिंग कंसेप्ट भी इसी पर ही होता है, तो वो रोड मेल्ट हो जाती है, आप देखते हो ना वेल्डिंग वाला कंसेप्ट। तो क्या होता है, वो जो स्पार्किंग के अंदर जो मेटल के पार्टिकल हैं वो इसके अंदर स्प्रेड होते जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया आइस क्यों रखी। आइस इसीलिए रखी क्योंकि जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम टच करेंगे, धीरे धीरे टच करेंगे, यूनिक टच करके रख दिया, ठीक है, फिर तो ब्लास्ट हो जाएगा। यूं टच करके नहीं रखना, बस ऐसे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर वेट, फिर किया, फिर वेट। तो उससे क्या होगा, स्पार्किंग पॉइंट से छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स रिलीज होते जाएंगे और इसके अंदर स्प्रेड होते जाएंगे। इसके अंदर क्या होते जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और टेम्परेचर स्पार्किंग से बढ़ता जाता है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाद हमने इसको आइस बाथ में रख रखा है। इससे हम मेटल सोल बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स मेटल के ही बनते हैं और स्पार्किंग मेटल पर ही होगी। तो ये ब्रेडिंग आर्क मेथड के बारे में मैंने लिखा है, तो आप इसको खुद ही रीड कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही है, ठीक है। तो इसको पोस्ट करके रीड कर लेना। और इसमें लास्ट में जरूर ये लिखा हुआ है, तो इससे ये लिखा हुआ है द पर्पल ऑफ केसिन। तो पर्पल ऑफ केसिन से आप कंफ्यूज मत होना। जो गोल्ड सोल होता है ना, उसका कलर पर्पल होता है। तो जब हम गोल्ड रोड लेके और गोल्ड सोल बनाते हैं तो वो पर्पल कलर का होता है, तो उसको गोल्ड सोल नहीं बोलकर हम क्या बोलते हैं, पर्पल ऑफ केसियस।
तो पर्पल ऑफ केसियस क्या है? जो ब्रीडिंग आर्क मेथड से गोट सोल बनता है उसको पर्पल ऑफ केसियस कहते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पेप्टाइजेशन पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। बेसिकली पेप्टाइजेशन एडजॉर्प्शन कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये एडजॉर्प्शन कंसेप्ट मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर किया था। तो एडजॉर्प्शन कंसेप्ट में क्या है कि ये सरफेस फिनोमेना है और यहां वाला जो एडजॉर्प्शन है दिस इज एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। एक एडजॉर्प्शन था कि मैंने कहा था सीट कवर है, विंटर सीजन में रात को अगर अपन गाड़ी बाहर रख देते हैं तो वो जो वाटर वेपर है वो सीट पर कंडेंस हो जाती है और ये एडजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, और ये अभी जो पेप्टाइजेशन वाला जो एडजॉर्प्शन है वो है एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात आपसे कोई पूछे कि पेप्टाइजेशन में पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है? इसमें एडजॉर्प्शन होता है। कहां होता है? एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। पेप्टाइजेशन के अंदर क्या होता है? एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। पहले ये बात याद रखो बेटा। अब ये क्या होता है यही तो पढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। तो एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। अब एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन तो मैं ना इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ही रहता है, लेकिन अगर ये आपने ध्यान से देखा तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें हम एक फ्रेश प्रेसिपिटेट लेते हैं और फ्रेश प्रेसिपिटेट के अंदर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट के इन्फ्लुएंस में वो फ्रेश प्रेसिपिटेट कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है। अब फ्रेश ही क्यों लेते हैं सारे? ये जब तक आप टेक्निक ये कंसेप्ट जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो कैसे क्लियर होगा। ये है हमारा कोई फ्रेश प्रेसिपिटेट। दिस इज द फ्रेश प्रेसिपिटेट और फ्रेश प्रेसिपिटेट। अब हम इसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। अब जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ये जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है ये इस इलेक्ट्रोलाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है। किस फॉर्म में स्प्रेड हो गया बेटा? कोलाइडल पार्टिकल। तो दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हम ये कौन से पार्टिकल हैं? कोलाइडल पार्टिकल। ये हो गए हमारे कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, और ये बन गया हमारा कोलाइडल सोल। कोलाइडल पार्टिकल का मतलब इनका साइज क्या है? 1 नैनोमीटर से ज्यादा और अप टू 1000 नैनोमीटर। तो इनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा, तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या बन गया? कोलाइडल सोल। और इस इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? पेप्टाइडिंग एजेंट। अब हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ये अब इसमें जो आपको डाउट आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। पहला एक्सप्लेनेशन मतलब हमको अब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फ्रेश प्रेसिपिटेट क्यों लेते हैं। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट इसको कैसे कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2,
इलेक्ट्रोलाइट को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ही पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये सब जानने के लिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो देखो हम क्या कर, इस एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो ये हमारे पास फ्रेश प्रेसिपिटेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, Fe+3 है, तो Fe+3 को फेरिक बोलेंगे, Fe+2 को फेरस बोलते हैं। तो ये फेरिक हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है। अब आप मैंने ये कंसेप्ट उन्हीं को समझ में आएगा जिनका एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट अच्छा क्लियर है, क्योंकि ये एडजॉर्प्शन कंसेप्ट पर बेस्ड है। बेसिकली अगर मैं बात करूं एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो एडजॉर्प्शन होता है उसकी फ्री वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। एडजॉर्प्शन किस लिए होता है? एडजॉर्प्शन होता है उसकी फ्री वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। अगर फ्री वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो सरफेस के जो किसी भी सॉलिड सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है। तो वो क्या करते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, सरफेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड सरफेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने जस्ट अबव प्रेजेंट गैस और वेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करके और अपने ऊपर रिटेन करवाते हैं। तो उनका इंटरेस्ट क्या होता है? उनका ये इंटरेस्ट होता है कि उनकी जो इनकम्प्लीट वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो बल्ब के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अंदर हैं, उनकी तो वैलेंसी कंप्लीट है। अब मैं इस मार्कर से इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे हाथ में एक ब्लैक कलर का केप है और एक ब्लू कलर का केप है। तो अब आप इसे समझना। अब ये दोनों ही वेपर फॉर्म में, ये दोनों वेपर, ये जो केप है इनको वेपर मान लेना आप, या गैस मान लो, और ये हमारा सॉलिड है एब्जॉर्बेंट, और ये है एब्जॉर्बेट। जो बैठते हैं उनको एब्जॉर्बेट बोलते हैं। अब देखो, अब इसके पास दो ऑप्शन है, इस सॉलिड के पास दो ऑप्शन है। ब्लू मार्कर को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कराए और ब्लैक को कराए। तो पहले ब्लू को करवा देते हैं। कर लिया इसने, कर लिया। तो इसका सरफेस पर अब ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी ये जो है, आप देखना, गिर गया बेटा। क्यों गिर गया? क्योंकि ये इसके साथ स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं था। क्यों नहीं था? ये इसके साथ स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं था। क्यों नहीं था स्ट्रांगली बाउंडेड? क्योंकि ये इसकी केप ही नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी मजबूरी थी कि इसने ब्लू को ही एडजॉर्ब किया। एक मिनट, कब? जब ऊपर ब्लैक नहीं है। वापस समझना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं ब्लैक है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। अब ऐसे ब्लू केप ही है बहुत सारे, तो अब इसके लिए तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप अगर कहीं ट्रेवल पे जा रहे हैं और आपकी कोई पसंदीदा कोई आपको भूख बहुत लग रही है, लेकिन आपको मालूम है कि जो भी चीज इस रेस्टोरेंट पे है वो तो मैं खाता ही नहीं हूं, मैं खाती नहीं हूं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको न चाहते हुए भी वो खाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपके फेवर का फूड अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर भी उसके ऊपर ऑप्शन ही नहीं, खाली ब्लू कैप है, तो ये ब्लू कैप को लगा के बैठी रहेगी। लेकिन ब्लू कैप से ये सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लू कैप इसको प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर रहा है। ये देखो गिर गया, प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसके सरफेस के ऊपर ब्लैक और दोनों ही हो, तो ये होने के बाद भी थोड़ा सा हिलेगा, हट जाएगा। लेकिन जैसे ही इस ब्लैक मार्कर का इसके ऊपर क्या हुआ, कोलिजन हुआ, आया और ये बैठा, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ये देखो नहीं गिर रहा है। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि एब्जॉर्प्शन में भी है ना सिलेक्शन होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके पास मेनू आ जाता है। मेनू क्यों आता है? मेनू इसलिए आता है ना, ये थोड़ी कि आप जाते हो, सब भूख लग रही खाना ले आओ, तो वो अपनी मर्जी का खाना लेता है। नहीं, आपको मेनू मिलता है। आप मेनू से अपने चॉइस का
जो फूड है वो आप सेलेक्ट करते हो। तो यहां पर भी वही बात है कि हर सॉलिड सरफेस का एक खुद की चॉइस के पार्टिकल्स होते हैं। जो खुद के चॉइस के पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो उसको मिल जाएं, खुद के चॉइस के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो उसको मिल जाएं तो वो उनको प्रेफरेंटली एडजॉर्ब करता है। इसीलिए बोलते हैं पेप्टाइजेशन इज द बेस्ड ऑन प्रेफरेंटली एडजॉर्ब्ड कंसेप्ट, यानी प्रेफरेंटली एडजॉर्प्शन। तो कोई भी सॉलिड सरफेस किसका प्रेफरेंटली एडजॉर्प्शन करेगा, किस तरह के पार्टिकल्स का प्रेफरेंटली एडजॉर्प्शन करेगा, अब क्वेश्चन ये आ गया। तो वो उन्हीं पार्टिकल्स को प्रेफरेंस देगा जो उसकी वैलेंसी को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इस ब्लैक मार्कर को, कि ये ब्लैक मार्कर है, इसकी जो ये फ्री वैलेंसी है, इसको ये ब्लैक कैप ही अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रही है, न कि ब्लू कर पा रहा है। तो ये ब्लू तो हट गया लेकिन ब्लैक नहीं हटेगा। क्यों? तो हम बोलेंगे ये ब्लैक मार्कर ब्लैक कैप को ही प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम किसी क्रिस्टल के अंदर किसी सॉलिड की सरफेस पर हम कैसे पता लगाएं कि वो किस तरह के पार्टिकल का, किस तरह के वेपर और गैस को प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब करेगा जो उसकी वैलेंसी अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो वो कौन कर पाएगा? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक निकल का सरफेस है, निकल का मेटल है, निकल का पीस है, टुकड़ा है। अब निकल सरफेस के जस्ट अबाउ, तो निकल सरफेस के जो निकल के एटम्स हैं, ठीक है, निकल के जो स्फीयर है उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो उस निकल सरफेस के जस्ट अबाउ, निकल सरफेस के जस्ट अबाउ सपोज करो वाटर वेपर भी है, N2 गैस भी है, हीलियम गैस भी है, नियोन गैस भी है और निकल वेपर भी है। तो बताओ वो किस वेपर को प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब करेगा? निकल वेपर को ही करेगा, क्योंकि एक निकल को निकल ही समझ सकता है। मतलब निकल एटम, जब निकल की वेपर निकल सरफेस पर एब्जॉर्ब होगी तो आने वाला नया पार्टिकल भी निकल का ही है, तो निकल के साथ ही प्रॉपर वैलेंसी सेट होगी। डायमंड है तो डायमंड के सरफेस पे कार्बन इजीली एब्जॉर्ब होगा, ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट के सरफेस पे कार्बन वेपर इजीली एब्जॉर्ब होगी। तो जो भी लेटेस्ट होता है, जो लेटेस्ट का मतलब सॉलिड, तो उस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उस सॉलिड के क्या हैं, उस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की गैस ऊपर कहीं घूम रही है तो वो बहुत तेजी से उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गए और इस ब्लैक मार्कर का जो एग्जांपल दिया मैंने उस तरह से टाइटली उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। अब आपको बात समझ में आ गई कि जैसे निकल का सरफेस है, निकल का सरफेस है और निकल के सरफेस के जस्ट अबव निकल वेपर है, N2 वेपर है, नियोन वेपर है, दूसरी भी वेपर है, लेकिन उनमें से एक गैस, उसमें से एक निकल की भी वेपर है, निकल एटम्स की भी वेपर है, निकल के पार्टिकल्स भी ऊपर वेपर फॉर्म में। तो निकल के सरफेस पर कौन से पार्टिकल प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब होंगे? निकल वेपर के ही, यानी जिससे वो बना है, अगर वही चीज मिल जाए उसको, जिससे वो बना है वही चीज अगर उसको मिल जाए तो उसको वो प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर FeOH होल थ्राइस, अब ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड के केस में क्या हो जाता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दो होते हैं। जैसे NaCl में सिंपल सा एग्जांपल लूं तो NaCl में क्या होता है, NaCl के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Na+ और Cl- है। सपोज करो NaCl सपोज करो जो NaCl है, NaCl का सॉलिड सरफेस है, नमक का सॉलिड सरफेस है, और NaCl के सॉलिड सरफेस के जस्ट अबव Na+ आयन भी है और Cl- आयन भी है, Br- आयन भी है, K+ आयन भी है, Li+ आयन भी है, अलग अलग तरह के आयन है। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके जस्ट अबव Na+ और Cl- के आयन्स भी हैं। तो वो सबसे पहले ऊपर देख के किन को बुलाएगा? NaCl का क्रिस्टल, वो देखेगा ये Na+ जा रहा है, उसको खींच लेगा, वो देखेगा वो Cl- जा रहा है, उसको खींच लेगा। यानी वो उसके पास सिलेक्शन है,
कि ना मैं ऊपर देख रहा हूं तो मुझे Na+Cl- Na+Cl- बहुत सारे दिख रहे हैं, Li+K+, कॉपर+2, जिंक+2, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन उसमें से वो किन आयंस को खींचेगा अपनी तरफ जिससे वो बना है, यानी NaCl का क्रिस्टल Na+ और Cl- को अपने सरफेस पर प्रेफरेंटली और स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होने देगा। तो आयनिक कंपाउंड के केस में वो दो आयंस हो जाते हैं। अब जैसे मैं फ्रेश प्रेसिपिटेट FeOH के होल थ्राइस की बात करूं, मैं फ्रेश प्रेसिपिटेट FeOH के होल थ्राइस की बात करूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर FeOH का होल थ्राइस जो है उसमें दो तरह के आयन हैं, Fe+3 एंड OH- आयन, Fe+3 आयन एंड OH- आयन। तो जब मैं इस फ्रेश प्रेसिपिटेट में मैं क्या डालता हूं, अब मैंने क्या किया, अब मैंने, ध्यान देना बेटा, ये मेरे पास फ्रेश प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाटर है, और इस वाटर के अंदर ये फ्रेश प्रेसिपिटेट है, किसका, FeOH के होल थ्राइस का, किसका है, FeOH के होल थ्राइस का फ्रेश प्रेसिपिटेट है। फ्रेश ही क्यों, अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन से आयन हैं, Fe+3 एंड OH- आयन है। मैंने इसमें FeCl3 डाल दिया, मैंने इसमें क्या डाल दिया, FeCl3 डाल दिया। जैसे ही मैं इसमें FeCl3 डालूंगा तो FeCl3 अंदर Fe+3 एंड 3Cl- में Fe+3 एंड FeCl3 किस में आयोनाइज हो जाएगा, Fe+3 एंड 3Cl- आयन में आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब क्या हुआ बेटा, अब होगा ये कि इसके अंदर ये फ्रेश प्रेसिपिटेट है और ये Fe+3 आयन सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे Fe+3 आयन हो गए, साथ में Cl- आयन भी हैं, ठीक है। तो यहां Fe+3 और Cl- आयन है। जैसे मैंने FeCl3 डाला तो FeCl3 के जितने भी पार्ट डाला सारा Fe+3 और Cl- में कन्वर्ट हो गया। FeCl3 यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पर ये जो है, ये जो प्रेसिपिटेट है, ये वाला जो प्रेसिपिटेट है यहां पर एक्ट करेगा, एक्ट एज एडसॉर्बेंट, एक्ट एज एडसॉर्बेंट, ये प्रेसिपिटेट। अब जब ये प्रेसिपिटेट एडसॉर्बेंट की तरह बिहेव करेगा, अब जब ये प्रेसिपिटेट बेटा एब्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करेगा तो अब ये एब्जॉर्प्शन करेगा, और ये जो आयंस हैं, ये जो आयंस है बेटा, ये आयंस जो हैं, ये वाले, ये सारे जो आयंस हैं, ये आयंस यहां एक्ट करेंगे, एक्ट एज एडसॉर्बेंट। किस तरह से एक्ट करेंगे, एक्ट एज एब्सॉर्बेंट, ये आयंस, ठीक है। ये सारे आयंस किस तरह से एक्ट करेंगे, यहां ये आयंस जो हैं, ये सारे के सारे आयंस जो हैं, अब इस फ्रेश प्रेसिपिटेट पे ये आयंस एडसॉर्ब होंगे। मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये फ्रेश प्रेसिपिटेट किनको, ये फ्रेश प्रेसिपिटेट किनको प्रेफर्ड करेगा, किनको प्रेफर करेगा, क्लोरीन आयन को बुलाएगा कि आओ मेरे ऊपर बैठो, कि Fe+3 आयन को कॉल करेगा कि आओ मेरे ऊपर बैठो, यस, किसको, Fe+3 को। तो ये जो क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रेफरेंटली एब्जॉर्प्शन होगा, हर सॉलिड सरफेस, हर एब्जॉर्बेंट
उन पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे लेने की कोशिश करेगा जिससे वो बना है। यानी एक सॉलिड है, उस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर वैसे ही पार्टिकल्स उसको चारों तरफ मिल जाए तो वो उन्हीं को बुलाएगा, क्योंकि उसी से उसकी ट्यूनिंग सेट होगी, मतलब प्रॉपरली वैलेंसी सेट होगी। तो ये इनको प्रेफरेंटली एडजॉर्ब करेगा। तो यहां पर प्रेफरेंटली एडजॉर्प्शन किसका है? यहां पर प्रेफरेंटली एडजॉर्प्शन किसका है? प्रेफरेंटली एडजॉर्प्शन देखो मैंने एरो किसके लगाए हैं, Fe+3 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 Fe+3। वो क्लोराइड को नहीं काटेगा, ठीक है। 2-4 क्लोराइड बैठ गए तो वापस वो रिमूव भी हो जाएंगे। जैसे मैंने ब्लैक मार्कर पर ब्लू मार्कर का कैप रख दिया था, तो थोड़ा सा हिलाया था तो ब्लू मार्कर का कैप हट गया था, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत क्लोराइड हो गए तो वापस रिमूव भी हो जाएंगे। Fe+3 इसके ऊपर प्रॉपर्ली सेट होते जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा मैं कि इस क्लोराइड, ये जो प्रेसिपिटेट है बेटा, ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट है, एक फोर्थ डायग्राम और बनाना है, तो एक मिनट। तो ये जो प्रेसिपिटेट है, मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं। ये जो प्रेसिपिटेट है, अब क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट अंदर क्या एब्जॉर्ब कर गया, ये जो प्रेसिपिटेट है ये वाला, इसके सरफेस पर Fe+3 एब्जॉर्ब हो गए। तो मैं Fe+3 को प्लस साइन से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? प्लस साइन से। तो यहां पर क्या हो गया, इसने प्रेफरेंटली ये Fe+3 है, ठीक है ना। मैंने प्लस का मतलब Fe+3 है। यहां प्लस किसको डिनोट करता है? Fe+3 को, ठीक है ना। यहां प्लस किसको बता रहा है? यहां प्लस बता रहा है, ये प्लस साइन किसको बता रहा है? Fe+3 आयन को। तो यहां ये Fe+3 आयन प्रेफरेंटली एडजॉर्ब हो गए। अब और क्लोराइड आयन, ठीक है, पढ़े इस, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब ये जो प्रेसिपिटेट है, अब होगा ये जो प्रेसिपिटेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसको OH- आयन तो मिले नहीं। तो इसने इस सॉलिड सरफेस में क्या किया, बहुत सारे Fe+3 आयन अपने अंदर एडजॉर्ब कर लिए। तो उससे क्या हो गया, इसके अंदर रिपल्शन चालू हो गया। इसमें क्या चालू हो गया? रिपल्शन हो गया। इस रिपल्शन की वजह से इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है बेटा कि इसमें इस प्रेसिपिटेट में रिपल्शन की वजह से छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल इससे अलग होने लगते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें अनस्टेबिलिटी आ गई, तो छोटे छोटे स्टेट उस कंट्री से धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। या एक बहुत बड़ा समझो 100 पीपल्स का एक ग्रुप है, अब उनमें अनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, और वो एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे, तो 2-4 पर्सन उस ग्रुप से अलग हो जाएंगे, फिर 2-4 अलग हो जाएंगे, फिर 2-4 अलग हो जाएंगे, धीरे 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 सब सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी वजह से उनमें रिपल्शन आया। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि ये जो सॉलिड FeOH का होल थ्राइस था, इसमें बहुत ज्यादा Fe+3 आयन एडजॉर्ब होने की वजह से इसमें रिपल्शन स्टार्ट हो गया। अब रिपल्शन स्टार्ट हो गया, जैसे इन फिंगर्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो गया, तो ये कैसे दूर दूर चली जाएगी। तो ये इस तरह से इसमें से अब टूट टूट के ब्रेक, छोटे छोटे टुकड़े अपने आप ही ब्रेक होते जाएंगे और वो स्प्रेड करते जाएंगे, ठीक है। अब वो स्प्रेड होते गए, और ये जब स्प्रेड हो गए तो इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा Fe+3 भी चले जाएंगे। यानी यहां पर ये छोटे छोटे पार्टिकल बन गए, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो साइज है वो कोलाइडल रेंज वाला साइज है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो साइज है वो क्या है? कोलाइडल रेंज वाला साइज है। और क्लोराइड आयन तो है, ये इसकी इंप्योरिटी हो गई क्लोराइड आयन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन क्लोराइड आयन का क्या करना है, ठीक है। अभी मैं पेप्टाइजेशन बता रहा हूं। अब मेरे को, अब हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? दीज आर
positively charged colloidal particle of फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर बेटा ध्यान दो, ये जो इसके अंदर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ Fe+3 इसमें चला गया। एक्सेस ऑफ Fe+3 चलने के बाद ये प्रेसिपिटेट अनस्टेबल हो गया, और ये प्रेसिपिटेट अनस्टेबल हो गया तो इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल टूट टूट के अलग होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरा ये प्रेसिपिटेट टूट टूट के और छोटे छोटे पार्ट में बिखर जाएगा, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो ये इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल। और हर कोलाइडल पार्टिकल 2-4 एक्स्ट्रा Fe+3 लिए हुए होता है, 2-4 Fe+3 लिए हुए होता है। इसीलिए हम इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। किसके? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स किसके? FeOH के होल थ्राइस के। ठीक है, तो ये FeOH के होल थ्राइस के कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये ऑफ FeOH होल थ्राइस। ये जो नीचे किसने कहा नहीं दिख रहा है सर, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल ऑफ FeOH का होल थ्राइस अब दिख गया बेटा, नहीं तो मैंने यही लिखा है यहाँ, कोलाइडल पार्टिकल ऑफ FeOH का होल थ्राइस। पढ़ते वक्त ध्यान दो, आप ये मत सोचो। अब कुछ बच्चे तो एक मिनट, एक कंसेप्ट और क्लियर कर दो, फिर मैं अपनी बात रखता हूं। हाँ, अब यहां पर पहला क्वेश्चन है कि यहां पर ये फ्रेश प्रेसिपिटेट ही क्यों लिया? बेटा फ्रेश प्रेसिपिटेट इसलिए लिया क्योंकि आपको मालूम है अगर हम ये रखा हुआ प्रेसिपिटेट रख देंगे 2-4 घंटे भी अगर ये प्रेसिपिटेट पड़ा रहा, तो जैसे हमारे बच्चों में पेशेंस नहीं है, हमने भी नहीं है बेटा बहुत बार, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पेशेंस किसी में नहीं होता है, जिनमें पेशेंस होता है वो बहुत आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम, इसीलिए अब्दुल कलाम बन गया क्योंकि उसमें पेशेंस था। जो भी बड़ा आदमी बना है उसमें उनके पेशेंस का भी बहुत रोल है, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क, विजन, लेकिन इन सब के साथ एक पेशेंस भी होता है। तो इसमें भी पेशेंस नहीं है। ये क्या करेगा, ये तो इसके सरफेस, इसको देखेगा कोई नहीं मिल रहा है तो जो भी आओ बेटा, यानी ब्लैक मार्कर के सरफेस के ऊपर, ठीक है, ब्लैक है ही नहीं, रेड कैप है, ब्लू कैप है, तो वो उनको अपने ऊपर ही बिठा देगा। तो अगर ये प्रेसिपिटेट फ्रेश नहीं होगा तो इसकी अपर सरफेस अदर एब्जॉर्बेट यानी अदर पार्टिकल से कवर हो जाएगी, तो हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फ्रेश प्रेसिपिटेट होगा तो इसका पूरा सरफेस किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो फ्रेश प्रेसिपिटेट का अपर सरफेस एरिया पूरा फ्री है, उस पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। तो हम FeCl3 डालेंगे तो FeCl3 के Fe+3 प्रेफरेंटली तेजी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बहुत बच्चे, मैंने यहाँ लिखा था और पूछ रहे थे सर फ्रेश प्रेसिपिटेट ही क्यों लिया? सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, वो भी बता रहा हूं। सर ये पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है? अब यानी कोई टॉपिक लिखते हैं हम बच्चों और लिखते ही आपके क्रॉस क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट फिर टॉपिक को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है, तो उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स, माइंड नेगेटिव थॉट की तरफ सेट हो जाता है, फिर वो नहीं पढ़ पाता है बच्चा। अब देखो, आपको पहली बात ये समझ में आ गई कि फ्रेश प्रेसिपिटेट क्यों लेते हैं। अब दूसरे जो क्रॉस क्वेश्चन आ रहे थे चैट पे, मैं देख भी रहा था, ठीक है, तो वो ये आ रहा था कि सर इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टाइजिंग एजेंट कौन सा सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल, तो देखो अगर ये FeOH का होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट, तो इसके और इसके बीच में कम से कम एक आयन कॉमन होना चाहिए, क्योंकि वो जो आयन कॉमन है वही प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझना, ये FeOH का होल थ्राइस है,
तो मैं यहाँ ऐसा पेप्टाइजिंग एजेंट लूंगा, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लूंगा जिसमें या तो Fe+3 आयन हो या OH- आयन हो, ताकि इस प्रेसिपिटेट में, इस सॉलिड में, इसके अंदर ये जिससे बना हुआ है, जिन पार्टिकल से बना हुआ है, जिन आयन से बना हुआ है, वो आयन ही तो हमको इसको एडजॉर्ब करवाने हैं। जैसे इस ये या तो Fe+3 आयन एडजॉर्ब कर ले या OH- आयन एडजॉर्ब करें, तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी। तो आप समझो, मैं FeCl3 ले लिया तो चलेगा, यानी Fe+3 का कोई भी आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि Fe+3 का लो, सॉरी जरूरी नहीं कि FeCl3 लो, Fe+3 का कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो जो Fe+3 आयन इसमें रिलीज कर दे, ताकि मेरा पर्पस या हमारा पर्पस सोल्व हो जाए। नंबर 1, तो हमने Fe+3 फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं, फेरिक सल्फेट ले सकते हैं, ठीक है। अब फेरिक आयोडाइड नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि फेरिक आयोडाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो वो प्रॉपर्ली आयोनाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो, ऐसा पेप्टाइजिंग एजेंट लो जो एक आयन कॉमन होने के साथ साथ वो प्रॉपर्ली आयोनाइज भी होना चाहिए। अगर आयोनाइज नहीं होगा तो फिर हमारे पास प्रॉपर आयन नहीं मिलेंगे Fe+3। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने FeCl3 नहीं लिया तो क्या ले सकता हूं? OH- भी तो है इसमें, तो मैं NaOH ले सकता हूं, NH4OH ले सकता हूं, KOH ले सकता हूं। अगर मैंने NaOH और KOH ले लिया, इसमें NH4OH ले लिया, तो अब क्या होगा? देखो, अब इसके उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? NaOH अंदर यहां पर OH- आयन देगा, तो जब यहां पर OH- आयन होंगे, अगर मैंने OH- आयन लिए, अब मैं उसको री एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर मैं, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर मैं NaOH लूंगा तो क्या होगा? अंदर यहां पर Na+ और OH- आ जाएंगे। अब यहां पर Na+ और OH- आ जाएंगे, तो वो जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है वो OH- आयन को प्रेफरेंटली एडजॉर्ब करने लग जाएगा। वो किसको करने लग जाएगा? तब उस केस में ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस केस में? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसने हमने NaOH डाला, बहुत सारे OH- है, OH- आयन प्रेफरेंटली एडजॉर्ब हुए, और OH- आयन जब प्रेफरेंटली एडजॉर्ब हुए तो ये जो प्रेसिपिटेट था वो नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर रिपल्शन हुआ और ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बन जाएगा। तब मैं यहां लिखता नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ऑफ FeOH होल थ्राइस। अब आपको इस पेप्टाइजेशन से एक चीज, नया कंसेप्ट, नया पॉइंट आपके सामने आने लग गया कि कोलाइडल पार्टिकल हमेशा कोई ना कोई चार्ज लिए हुए होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल हमेशा कोई ना कोई चार्ज लिए हुए होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है। अगर मैं यहाँ FeCl3 की जगह क्या लेता बेटा? FeCl3 की जगह अगर मैंने NaOH लिया होता तो Na+ OH- तो क्या होता बेटा? तो यहां पर प्रेफरेंटली क्या एब्जॉर्ब होते? OH- आयन और एब्जॉर्ब होते ना, जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। और OH- आयन एब्जॉर्ब होते, तो ये जो मेरा प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाता? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता, माइनस 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 आ जाता, और Na+ पड़े रहते यहाँ, ठीक है। क्योंकि OH- आयन दोस्ती नहीं निभाई, वो चले गए, ठीक। तो यहाँ Cl- की जगह तो क्या नजर आने लग जाएंगे? Na+, ठीक है। या ये Na+ नजर आने लग जाएंगे, ये Na+ और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब यहाँ ये माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये लो मैंने कर ही दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ये कोलाइडल पार्टिकल हो गए। अब आपने पहले देखा उसमें जब हमने FeCl3 डाला था तो क्लोराइड आयन थे, और NaOH डाला तो Na+ आयन है ये। तो
तो क्लोराइड आयन या फिर इस केस के अंदर Na+ आयन इंप्योरिटी है, तो इन Na+ आयन को हम रिमूव करेंगे। इन Na+ आयन को रिमूव करने की टेक्निक को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का कंसेप्ट है। ठीक है कि हाउ टू प्यूरिफाई। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम कोई भी चीज बनाते हैं तो वो प्योर नहीं बनती है, पहले हमारा होता है प्रिपरेशन एंड देन प्यूरिफिकेशन। तो मैं होप करता हूं आपको पेप्टाइजेशन कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ये इसका पहला पॉइंट, ये सॉल्यूशन के अंदर एडजॉर्प्शन है। फ्रेश प्रेसिपिटेट लेते हैं और उसमें पेप्टाइजिंग एजेंट डालते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट कौन सा डालेंगे? पेप्टाइजिंग एजेंट वो डालेंगे जिसका कम से कम एक कंस्टिट्यूएंट आयन फ्रेश प्रेसिपिटेट के एक कंस्टिट्यूएंट आयन के साथ कॉमन हो। अब उसी हिसाब से कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। जैसे FeCl3 डाला तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का NaOH डाला तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बना। ठीक है, और जो रिजल्टेंट सोल बना है वो प्योर नहीं है, उसमें Na+ या Cl- की इंप्योरिटी है, उसको निकालेंगे। वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अब बेटा ये जो है बोर्ड पे, ये मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए डिस्प्ले कर रहा हूं। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो पॉज कर लो, पॉज करके और इसको ध्यान से देख लो। Peptidization may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। ठीक है, यानी वाटर के अंदर FeOH का होल थ्राइस था और उसके अंदर हमने सुटेबल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का डाल दिया, FeCl3 या NaOH का। The electrolyte used for this purpose is called peptidizing agent. This method is applied generally to convert a freshly precipitated into a colloidal sol। किसी भी बुक में पढ़ोगे तो पहले ये लिखा हुआ रहेगा, फिर इसके अंदर हमने कंसेप्ट डिस्कस किए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल व्हेन फ्रेश precipitate of FeOH whole thrice is shared with aqueous solution of FeCl3, या ये FeCl3 peptidizing agent हो गया, it absorbs Fe+3 ions and thereby breaks up into a small size particles or convert into a colloidal state। जो अभी डिस्कस किया वही है, जिनको नोट्स बनाने हैं उनके लिए है ये सब कुछ। आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से रीड कर लो कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ये सब एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि आपके आंसर्स थे, आंसर हैं। Fresh prepared ferric hydroxide can be converted into colloidal state by shaking it with water containing FeCl3। ठीक है, तो वही हो गया थोड़ा सा FeOH का होल थ्राइस और FeCl3। तो देखो यहाँ पर जो कोलाइडल सोल है, जो कोलाइडल पार्टिकल बना, उस कोलाइडल पार्टिकल जो ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल FeOH होल थ्राइस पार्टिकल का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो देखो ये तो हो गया FeOH का होल थ्राइस, लेकिन इसमें एडिशनल क्या घुस गया है, Fe+3 एडजॉर्ब हो गया है। तो ये, तो आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल का फॉर्मूला क्या है, तो ये वाला है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मैं डिस्कस करूं द पार्टिकल, एक मिनट ये हटा दे, द पार्टिकल कंटेनिंग द, अच्छा इसमें एक और NCERT इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वो डिस्कस भी हो जाएगा साथ के साथ। तो ग्रीन जो कलर में लिख देता हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये देखो, द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूइंग द डिस्पर्स्ड फेस एब्जॉर्ब ओनली दोस आयन प्रेफरेंटली व्हिच आर कॉमन विद देयर ओन लेटिस आयंस। जैसे FeOH के होल थ्राइस का लेटिस में Fe+3 और OH- आयन थे। ये मैं ग्रीन पोर्शन इसका मेन कंसेप्ट है, ये हमेशा आपको एग्जाम में राइट करना है, लिखना है इसको। ठीक है, अब इसी तरह से NCERT इंडेक्स क्वेश्चन है, NCERT का इंडेक्स क्वेश्चन है। जब पेप्टाइजेशन पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन क्या है, मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं। वो उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि आप सिल्वर
आयोडाइड का, आप सिल्वर आयोडाइड का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल कैसे बनाओगे? सिल्वर आयोडाइड का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल कैसे बनाओगे? हाउ टू प्रिपेयर पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयोडाइड कोलाइडल सोल एंड हाउ टू प्रिपेयर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल ऑफ AgI। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, सीधी बात है कि ये मेरे पास वाटर है और इसमें ये सिल्वर आयोडाइड का, ये मेरे पास सिल्वर आयोडाइड AgI का फ्रेश प्रेसिपिटेट है। अब मैं इसको, अगर मैं इसमें AgNO3 डाल दूंगा, अब देखो सीधी बात है, या तो मैं AgNO3 डाल दूं या मैं Ki डाल दूं। अब तो एग्रीड, अब तो कंसेप्ट क्लियर है। AgNO, क्योंकि ये AgI है तो AgI में Ag प्लस और Ag प्लस है और I माइनस है, तो इसमें जो मैं पेप्टाइजिंग एजेंट डालूंगा वो ऐसा डालूंगा जिसमें या तो सिल्वर आयन हो या फिर आयोडाइड आयन हो। तो जब मैं इसमें AgNO3 डालूंगा तो प्रेफरेंटली क्या एब्जॉर्ब होगा? प्रेफरेंटली सिल्वर आयन एब्जॉर्ब होंगे, फिर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में ये पॉजिटिवली चार्ज क्या बन जाएगा? इस केस में ये पॉजिटिवली चार्ज AgI कोलाइड बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgI कोमा करके Ag प्लस लिखेंगे। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा Ag प्लस आयन घुस गए। और अगर मैं इसमें आयोडाइड आयन डालूंगा तो एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन आ जाएंगे यहाँ। ये आयोडाइड आयन क्या करेंगे? इसके सरफेस पे प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब होंगे और नेगेटिवली चार्ज्ड AgI कोलाइडल बन जाएगा, यानी यहाँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनेंगे। और अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो हम लिखेंगे AgI, तो लिखना ही है जैसे यहाँ लिखा, कॉमा करके I माइनस लिख देंगे, एक्स्ट्रा आयोडाइड है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज AgI और उसके कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मूला ये रहा। ये Ki I माइनस आयन प्रेफरेंटली एब्जॉर्ब हुए AgI। तो इस तरह से हम ये NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना, मेरे को पेज नंबर याद नहीं है, बुक के अंदर है, लेकिन रिफ्रेशर। और यूं नहीं है कि जो क्वेश्चन NCERT के हैं, नहीं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, लेकिन NCERT वर्ड इसलिए यूज करता हूं कि NCERT आप सब पढ़ते हो और बहुत मतलब, और NCERT से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये देखो, ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड Ki डाल दिया, तो द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब I माइनस आयन, वही Ki डाल दिया तो I माइनस एब्जॉर्ब होगा, ये लिखा हुआ है। और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व बनेगा, ये अभी डिस्कस किया मैंने, ठीक है ये। और बट व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, अगर उसका ठीक है, फिर इसने बोला कि सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, आप रीड कर लेना, सीधी बात है। अगर AgI के अंदर AgNO3 डालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज, Ki डालोगे तो नेगेटिवली चार्ज। अगर अपन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डालेंगे तो Ag प्लस आयन प्रेफर्ड होंगे और इनके कोलाइडल सोल के फॉर्मूले, पार्टिकल्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आई थिंक आपको अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बस ये लास्ट टॉपिक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखो प्यूरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ देखो, ये कुछ सिंपल से ये मेथड आप तीनों याद कर लो। कंडेंसेशन मेथड है, केमिकल मेथड्स है, इसमें बाय डबल डिकम्पोजिशन है, इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड का हमने सॉल्यूशन बनाकर एक्सिस में H2S पास करते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सोल बनता है, यानी ये केमिकल रिएक्शन है। यानी यहाँ हमने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड का वाटर में ट्रू सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें हमने H2S पास की तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है, तो एक्सेस ऑफ H2S पास करने से क्या हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बनेगा। बाय रिडक्शन AuCl3 का वाटर में सॉल्यूशन बनाकर SnCl2 डाल दिया, तो SnCl2 ने AuCl3 को Au में रिडक्शन कर दिया, AuCl3 का Au में, यानी AuCl3 का गोल्ड में रिडक्शन हो गया। तो जब हम AuCl3 के सॉल्यूशन में SnCl2 एक्सेस में डालते हैं तो गोल्ड सोल बन जाता है।
इसमें AuCl3 Au में रिडक्शन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बाय रिडक्शन मेथड। इसी तरह से हम सल्फर सोल बनाने के लिए क्या करते हैं, H2S का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें ब्रोमीन डाल देते हैं। तो Br2 क्या करता है, H2S के इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, H2S S में कन्वर्ट हुआ तो इससे हाइड्रोजन निकल गई। अगर H तो ये H2S का, ये देखो बेटा, ये क्या हुआ, ये तो था H2S सल्फर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। बेटा क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये 3 इक्वेशन रट लेना, क्योंकि ये बुक में ऐसी कैसी लिखी हुई है, इक्वेशन तो बहुत सारी होती है लेकिन ये 3 बुक में स्पेशली लिखी हुई है, तो तीनों रिएक्शन को लर्न कर लेना। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। नेक्स्ट क्लास में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट स्टार्ट कर लेंगे, और प्यूरिफिकेशन के बाद भी टाइम बचेगा क्योंकि प्यूरिफिकेशन के 2 ही मेथड है, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल स्टेट। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।